हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ सैम्पल पेपर, जिसका फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए थे। इस वीडियो में सब्जेक्टिव मतलब सेक्शन बी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले लिखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या लिखना है कि रूट 2 को हमें रेशनल नंबर मान लेना है कि वो एक रेशनल नंबर है। अब जब ऐसा कर देते हैं आप, तो आप सबको पता है कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयर फोर रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है, तो यार p एंड q आर को प्राइम। p एंड q क्या होना चाहिए? तो को प्राइम होना चाहिए। p एंड q आर को प्राइम। क्लियर? इतनी बात लिख लोगे आप लोग? ओके। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? सबसे पहले कि रूट हट जाएगा। रूट 2 जो आप देख रहे हो ये रूट हट जाएगा। सो 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट 2 बाय 1 भी आप लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा बच्चों पी स्क्वायर। क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। नहीं तो आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, तो पी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। यही चीज़ आपको लिखना भी होता है कि हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो p भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। यही चीज़ आपको लैंग्वेज में लिखनी होती है। हेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p is also divisible by 2. Clear? Now let p equals to 2r। रूट 2 को आप प्रूव कर रहे हो तो 2r लेट करना होता है। अगर रूट 3 को हम प्रूव करते तो 3r ले लेते। रूट 5 को अगर प्रूव करते तो 5r ले लेते। क्लियर? नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। सो देयर फोर, अब ये इक्वेशन 1 क्या होगा? पहला था हमारा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? 4r स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बनेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है बच्चों। सो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, वहाँ पर क्या डिविजिबल हो रहा था? p। तो आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है। हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, आई होप आप लोगों को मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा, डिविजिबल बाय 2। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हमने लिखा कि यदि q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा। 10 p and q have at least 3
एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, एज अ कॉमन फैक्टर। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने बोला था कि P और Q जो है वो क्या है, तो P और Q जो है को प्राइम है, मतलब को प्राइम का मतलब ये है कि P और Q के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि P और Q दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P और Q के बीच कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो आपको लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मानना गलत था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जितना स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ बच्चों ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, वहाँ से भी आप दे सकते हो। हैज अराइजन, सारे स्पेलिंग जो है वहाँ से भी आप देख सकते हो। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, ASSUMPTI1 होता है एजम्पशन। हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इतना आप अगर लिख के आते हो तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट पार्ट जो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो 2:3 एंड पॉइंट Q डिवाइड DC इन रेशियो 4:1। प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। इसका मतलब ये कि आपका जो AB है ये CD के पैरेलल भी होगा और इक्वल होगा। सिमिलरली BC जो है वो DA के पैरेलल और इक्वल होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चीज़ क्या क्या दे रखा है ये चीज़ को समझ लेते हैं। तो बोला कि AB का जो रेशियो है, P डिवाइड कर रहा है AB को कितने में, 2:3 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, इजी रहेगा। या बिना लेट करके भी आप कर सकते हो। लेट AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू X। अब हमने X लेट कर लिया तो AP क्या होगा बच्चों, AP जो है वो क्या है, 2:3 में है। तो 2 अपॉन में टोटल कितने 5, AP का शेयर निकालोगे तो 2 अपॉन में 5x। ठीक है, अच्छा ऐसे ही PB निकालोगे या BP निकालोगे आप तो कितना 3 अपॉन में 5x। क्लियर? सिमिलरली CQ आप निकालोगे तो दिया था ये जो Q है वो डिवाइड कर रहा है C को 4:1 में, तो ये 4:1 में, तो CQ जो है 1 है और टोटल 5। ऐसे ही DQ या QD निकालो आप तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 5। चलिए क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल AOP, ये वाली ट्राइंगल छोटा सा, एंड ट्राइंगल COQ। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो है बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको क्या लिखोगे, एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल COQ। क्यों इक्वल है? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर? दूसरा देखिए ये एंगल जो है बच्चों ये इसको इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल OAP इक्वल हो जाएगा किसके, तो OCQ के। क्लियर? यह है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये अगर इक्वल हो गया तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOP ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COQ के बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो AO बाय OC इज इक्वल्स टू OP बाय OQ इज इक्वल्स टू AP बाय CQ। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था कि OC जो है हाफ ऑफ OA होगा, OC हाफ ऑफ OA का होगा। ठीक है, ये निकालना था। चलिए ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से कि क्या क्या हमें दे दिया है। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो AO बाय OC भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका देखिए
ए पी और दूसरा क्या है बच्चों, ए पी बाय सी क्यू है आई थिंक, ए पी बाय सी क्यू इसका दे दिया है। तो ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ए पी बाय सी क्यू, इसका वैल्यू आपको दिया है। ए पी का वैल्यू ध्यान से देखिए, तो 2/5x है और सी क्यू का वैल्यू 1/5x है, इसमें भी x लगाना जरूरत था। तो 2/5x बाय 1/5x, 2/5x और c जो है आपका 1/5x, क्लियर। तो आप इसको लिखोगे 2/5x इंटू 5/1x, क्लियर है ना। नीचे x आ जाएगा तो x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू 2 या 2AO AO इक्वल्स टू हाफ OC, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। देखिए पी ए और पी बी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट है, इसका मतलब ये कि पी बी और पी ए ये दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ई ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी। अब ई पॉइंट से जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो इस दोनों टेंजेंट को सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी ए जो है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, अगर पी ए 10 है तो पी बी भी 10 होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का इक्वल लेंथ होता है, ये भी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अरे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, पी सी डी इस ट्राइंगल का जो है हमें पेरीमीटर निकालना है, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसका। चलिए बहुत आसान है, सबसे पहले करना क्या है, क्या क्या इक्वल है वो पहले लिख लीजिए। तो देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले कि पी ए इक्वल्स टू पी बी टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी। दूसरा बच्चों ध्यान से देखिए, एक सी पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस सी पॉइंट से क्या क्या, एक सी ई और दूसरा सी ए। तो आप लिख सकते हैं सी ए इक्वल्स टू सी ई, या फिर ए सी इक्वल्स टू ई सी भी आप लिख सकते हैं। फिर डी ई इक्वल्स टू बी डी, डी पॉइंट से दो टेंजेंट है तो डी ई इक्वल्स टू बी डी, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा तो ध्यान से आप देखना है आपको कि हमें क्या निकालना है बच्चों, तो हमें निकालना है पी सी का वैल्यू, क्योंकि हम ट्राइंगल कौन सा लेने वाले, ये वाले सी डी पी या पी सी डी लेने वाले। तो हम पी सी का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो पी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पी सी इक्वल्स टू होगा बच्चों पी सी का वैल्यू पी ए माइनस का ए सी, क्लियर। सिमिलरली अगर आप पी डी का वैल्यू निकालते हैं तो पी डी इक्वल्स टू क्या होगा, आप कहोगे सर पी बी माइनस का, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से क्या टेंजेंट था। तो पी डी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी बी और माइनस का बी डी, क्लियर। ओके नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब पी सी प्लस का सी डी प्लस का डी पी या फिर पी डी, क्लियर। अब सबका वैल्यू दे दिया है, पी सी का वैल्यू आपको दे दिया क्या, पी ए माइनस का ए सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, पी ए माइनस का ए सी प्लस नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेक्स्ट है सी डी। सी डी को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस डी ई, क्लियर। तो लिखिए सी ई प्लस डी ई प्लस नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा पी डी। पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी, पी डी को आप लिख सकते हो पी बी माइनस का बी डी, पी बी माइनस का बी डी, ओके। अब सी ई किसके इक्वल था, ध्यान से देखिए यहाँ पर इस वाले स्लाइड में कि डी ई बी डी के इक्वल है, ठीक है ना। डी ई किसके इक्वल, बी डी के। अच्छा और सी ई किसके इक्वल, ए सी के। सी ई ए सी के इक्वल है,
सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर PA माइनस का AC प्लस का AC, ठीक है। D इक्वल है BD के, सो BD प्लस का PB और माइनस का BD। सो देखिए माइनस AC प्लस AC कैंसिल, प्लस BD माइनस BD कैंसिल। सो क्या बचा बच्चों, PA प्लस का PB, और PA PB दोनों इक्वल था, दोनों 10 था। सो 10 प्लस 10 कितना आया, 20। सो 20 सेंटीमीटर जो है यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है देखने से, तो देखने से नहीं आसान ये है भी, डरने वाली कोई बात है नहीं। चलिए कह रहा है 10A प्लस बी जो है √3 है, तो 10A प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो √3 होता है बच्चों 1060 का वैल्यू। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो A प्लस बी का वैल्यू होगा आपका 60 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है 10A माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, सो 10A माइनस का बी इक्वल्स टू 1/√3 बच्चों 1030 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप लिखोगे 1030। अगेन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो A माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का अगर आप ऐड कर दोगे तो B से B कट जाएगा, तो 2A इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। 2 1 जा 2, 45 2 जा 90, आप सबको पता होगा। सो A का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर 45 डिग्री, तो B का वैल्यू क्या आएगा, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो A प्लस बी जो था हमारा वो था 60 डिग्री, A का वैल्यू 45, सो 45 प्लस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो B का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री मीन्स 15 डिग्री, यही आपका आंसर है। आसान था, कर लोगे आप लोग, ये तो खुद से भी कर सकते थे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, ये भी क्वेश्चन आसान है, इसका और पार्ट है 24 का और पार्ट। देखिए 2 cosec स्क्वायर 30, सो 2 cosec 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, सो इसका स्क्वायर माइनस 3/4, और 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3, 1/√3, सो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस एक्स इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 इज इक्वल्स टू कितना 10। अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 4 जा 8, 8 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, सो 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8। क्लियर। अब 3x माइनस 1/4 एलसीएम 4 ही आता, इक्वल्स टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 2 जा 8, सो 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस का 1 दैट इज 9, सो x इक्वल्स टू 9/3। अब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। बहुत आसान लगा आप सबको, आसान था भी, लगा नहीं आसान था भी ये क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करा विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज सेंटर आर्क आर ड्रॉन विथ radius 14 centimeter and 3 portion of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. एक ट्राइंगल है ABC, सबसे पहले बच्चों इसका फिगर बनेगा कुछ इस टाइप से। देखिए सपोज करो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आप कह रहा है इसका तीनों वर्टेक्स से, वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट इट बी A B और C, तीनों वर्टेक्स से जो है सपोज कीजिए ये पार्ट, ये और ये इतना पार्ट रिमूव कर दिया गया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। आर्क ड्रॉ करके ये 14, ये भी 14, मीन्स रेडियस जो है आपका वो 14 है। अब एंगल हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इस तीनों जो सेक्टर है, क्या है ये बच्चों सेक्टर,
इस तीनों सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट या फिर एरिया ऑफ रिमूव पोर्शन, जो भी आप लिखो एक ही चीज़ है, इज इक्वल्स टू बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक का आया, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा एंगल बी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सी पॉइंट से जो है उसके लिए लिखोगे आप एंगल सी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस का एंगल सी बाय 360। अब ये एंगल ए बी सी क्या है बच्चों, तो ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। सो पाई आर स्क्वायर इंटू 180 बाई 360, क्लियर। अब इसको काट देंगे आप तो 1/2 आएगा। सो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू देख लीजिए एक बार, कुछ बोला गया है लेने के लिए, मतलब 3.14 या 22/7 ऐसा कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया है, तो आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हम 22/7 लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, 22/7। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 22 इंटू 14। सो 14 2 जा 28 और 42 जा 28 और 230, सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका रिमूव्ड एरिया का आंसर, ठीक है। रिमूव्ड एरिया इतना ही होगा। चलिए ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। इसी का एक और पार्ट भी है, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में जो एरिया ऑफ क्या चाहिए हमें, अनशेडेड रीजन, मतलब इस पार्ट का एरिया चाहिए। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो अनशेडेड नहीं है उसका एरिया। सो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का हमें एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। स्क्वायर का जब आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा एरिया, तो एरिया जो है उसका स्क्वायर का वो हो जाएगा बच्चों कितना, साइड इंटू साइड। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड आपका फॉर्मूला होता है। सो 14 इंटू 14, 14 को 14 से करोगे आप तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आई थिंक नो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में। अब नेक्स्ट बच्चों देखना है हम लोगों को मिडिल वाला पोर्शन। ये बड़े वाले जो स्क्वायर थे उसका एरिया तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचा, मिडिल वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला जो अनशेडेड है। तो इसकी अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन टाइप आप कह सकते हो। सपोज करो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं हम, ये एक लाइन, ठीक है, या फिर कलर से ही कर दें, ये एक लाइन, ये देखिए। दूसरा ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, तीसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और चौथा कुछ इस टाइप से। सो बीच में भी आपको दिख रहा है कि एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। बीच में भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है जिसका साइड अपने को पता ही नहीं है। लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान देखो, ध्यान से, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये देखिए, ये रेडियस है, ये वाला पार्ट, कलर चेंज, ये देखिए ध्यान से, ये आपका और ये क्या है, तो रेडियस है। अब प्लस इस स्क्वायर का साइड, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, तो ये दोनों मिलकर के जो है कितना डिस्टेंस, तो 3 और 3 कट कर दो, 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस x इक्वल्स टू कितना,
8 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी बात आ रही है समझ में। अब बच्चों देखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब हो गया डायमीटर। अब ये डायमीटर भी उतना ही है जितना इस सेमी, ये जो स्मॉलर हमारा क्या है स्क्वायर, उसका जो साइड जितना है उतना ही डायमीटर है किस इस सेमी सर्कल का। इसका मतलब ये भी x हो गया। सो x प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना 8। सो 2x इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें अनशेडेड पार्ट का जो एरिया चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया अगर हम नहीं भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, ये हो जाएगा बच्चों सबसे पहले 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर। सो बच्चों देखो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई और आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा बच्चों डायमीटर ही 4 है तो रेडियस कितना होगा 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मीन्स 4 इंटू 4। क्लियर। सो देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, सो 16 प्लस का 8 पाई। आंसर क्या आ गया बच्चों 16 प्लस का 8 पाई। यहाँ पर आप पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बहुत आसान था। इसमें बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना ज़रूरी था भी नहीं, आप नहीं भी निकालते तो भी हो जाता। चलिए अब आया आपका सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance and 108 are interested। नेक्स्ट स्लाइड में आई होप ये क्वेश्चन होगा। इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट, फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन विश टू कीप देम in minimum number of group such that each group consists of a student interested in the same art form and the number of students in each group is the same. Find the number of students in each group, find the number of groups in each art form, how many rooms are required if each group will be allotted a room। बच्चों आप लोगों को पता चल गया क्वेश्चन ये था, आधा पार्ट किसी और स्लाइड में, आधा पार्ट इस स्लाइड में, इसलिए चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन को हमने ये लो ऐड कर दिया है। ये देखिए क्वेश्चन को हमने अब ऐड कर दिया है। सो नेशनल आर्ट कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बच्चे थे बच्चों, कितना तो कह रहा है 60 बच्चे इंटरेस्टेड थे म्यूजिक में, 84 इंटरेस्टेड थे डांस में और 108 जो है वो इंटरेस्टेड थे किसमें हैंडीक्राफ्ट में। 60, 84 और 108, इतना नंबर याद रख लीजिए। सो जस्ट आपको क्या याद रखना है, नंबर याद रखना है। तो 84 किस में था म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए बच्चों मैं एम यूज कर लेता हूँ, एम, इसमें 84 थे। क्लियर। उसके बाद 108 स्टूडेंट्स इन 60 म्यूजिक में था, सॉरी 60 था म्यूजिक में, तो एम के आगे हम लिखेंगे 60। डांस में था 84 तो डी के आगे लिखिए 84 और हैंडीक्राफ्ट में कितने थे तो 108। अब कह रहा है मिनिमम नंबर ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें उतने ही स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म, सेम आर्ट फॉर्म के जो ग्रुप इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो एक ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे ये आपको पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म के कितने ग्रुप होंगे
और अगर एक ग्रुप को एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा तो कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है बच्चों इसका 60, 84 एंड 108 का। अब इसका HCF आप निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है। पहले 60 से 84 को आप डिवाइड कर लोगे तो 24 और 25, 4 को आप सीधा 7 बार में 24 से डिवाइड करोगे 108 को तो 96 लगाना है, 12 आएगा, 12 टू 24 होता है। चलिए सो नेक्स्ट अब क्या करना है, डांस के कितने ग्रुप होंगे, तो टोटल 60 स्टूडेंट है और एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं तो कितने ग्रुप, तो 5 ग्रुप। पहला डांस में 84 है और एक ग्रुप में कितने बच्चे 12 तो कितने हो गए भैया, तो 7 ग्रुप। ऐसे 108 को 12 से करोगे तो 9 ग्रुप, ठीक है। सो डांस म्यूजिक के 5 ग्रुप, डांस के 7 ग्रुप और हैंडीक्राफ्ट के 9 ग्रुप। टोटल कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, तो 7 + 5 12, 12 + 9 21, तो 21 रूम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।